Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore PG College, डीडवाना। हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसका आज हम पार्ट 3 या तीसरा वीडियो देखेंगे। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर से रिलेटेड इनका आपस में रिलेशनशिप, ये होते क्या हैं, इसके बारे में जानकारी आज हम हासिल करेंगे। इससे पहले देखें, अभी तक हम थोड़ा सा जो देखे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा डिफ्यूज़न पढ़ा, तो डिफ्यूज़न क्या था? दैट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है बिटवीन सेल्स और बिटवीन सेल्स एंड इन्वायरमेंट हो सकता है। तो किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर गमन डिफ्यूज़न या विसरण कहलाता है। ऐसे ही ऑस्मोसिस, ये आपको पहला जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप डिफ्यूज़न होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा, ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर water concentration through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. Dried resins in water swells up and absorption of water by plant root. सिंपल था। ऑस्मोसिस आपने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का या वाटर का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट में होता हुआ दिखाया है। दिस इज प्योर वाटर, दिस इज कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ब्लू में आपको ये शुगर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में ये ग्रीन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू जो है आप मूवमेंट देख रहे हैं। इसके बाद ऑस्मोसिस और वाटर मॉलिक्यूल्स को आप इस डायग्राम या स्लाइड के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए, हाई कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का और लो कंसंट्रेशन है दूसरी साइड पर, तो मूवमेंट ये ग्रीन एरो से दिखाया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो। ऐसे ही डिफ्यूज़न में दिखाया गया है एयर मॉलिक्यूल्स का। अगर हम देखें, एयर मॉलिक्यूल्स में कोई भी आप मॉलिक्यूल्स जैसे सेंट है या परफ्यूम है या अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जला वहाँ हायर कंसंट्रेशन है और जहाँ दूर के हिस्से में जहाँ खुशबू कम आ रही है वहाँ लोअर कंसंट्रेशन है। तो अपने अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। और इसमें वही है कि इसी तरीके से सारी खुशबू जो है अगरबत्ती की पूरे रूम में फैल जाती है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आप चार्ट में देख रहे हैं कि डिफ्यूज़न सबसे पहला जो हम तीनों में डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखें तो सबसे पहले मूवमेंट के बारे में इन्होंने बात करी है। डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पदार्थ के, सब्सटेंस के। कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिफ्यूज़न के लिए हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ऐसे ही ऑस्मोसिस में कहें, है कंडीशन सेम ही। इसको इन्होंने वाटर के हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर कह दिया। जहाँ वाटर मॉलिक्यूल या प्योर है उसका हाई होता है, आपको पता है वाटर पोटेंशियल अपन ने पीछे पढ़ा है, और जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है या उनका कंसंट्रेशन लो है वो लो वाटर पोटेंशियल वाला एरिया हो गया। तो मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो एक डेफिनेशन आप ये भी दे सकते हैं, अगर वाटर पोटेंशियल के थ्रू पूछे तो ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ solvent या water molecules from its higher water potential to its lower water potential through semi-permeable membrane.
है ना, अणुओं का जल के मॉलिक्यूल्स या अणुओं का मूवमेंट अपने उच्च जल विभव से के क्षेत्र से कम जल विभव क्षेत्र की ओर से अर्धपारगम्य झिल्ली से मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट पदार्थ के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। ये हम आगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरा इन्होंने चीज़ बताई है, एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट्स है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स डिफ्यूजन में क्या है, विसरण में डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसन ग्रेडियंट के होना जरूरी है, यानी कि जो विभव है या सांद्रण विभव कह सकते हैं हम, वो अंतर यानी कि दोनों जगह पर कंसंट्रेशन में मूवमेंट डिफरेंस, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन होना जरूरी है। एक जगह कमी और एक जगह ज़्यादा होनी जरूरी है, तभी मूवमेंट होगा अपने हायर से लोअर की तरफ। ऑस्मोसिस अक्रॉस ए पार्शियली मूवमेंट। ऑस्मोसिस क्या है, ऐसा विसरण जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है या पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन आवश्यक होती है। और एक्टिव ट्रांसफर में क्या था, क्योंकि ये अगेंस्ट एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन के अंतर है जिस हिसाब से विसरण हो रहा था या परासरण हो रहा था, उसके विपरीत चलता है। क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हमको सब्सटेंस के पार्टिकल्स को हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर ले जाना है, तो इस मूवमेंट में मुख्य चीज़ क्या है, एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो, और जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता ना हो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ये हम डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और यही चीज़ प्रैक्टिकल में भी बहुत पूछी जाती है। एग्जामिनर का बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, पहले दोनों की डेफिनेशन पूछेगा या दोनों का सीधा डिफरेंस पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। टर्गर मीन्स स्फीति और प्रेशर दाब, जिसको हम शॉर्ट में TP से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। A plant cell when placed in pure water or in a solution of lower concentration that of the cell cell, यानी कि हम जब किसी सेल को प्योर वाटर में या जो सेल के अंदर जो सैप है, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है, उससे कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, is capable of absorbing water by osmosis and increasing in volume। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्योर वाटर में और सॉल्यूशन में अंतर क्या है। प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई है, और जो अंदर सॉल्यूशन है सेल के अंदर, सेल सैप में, उसमें जल की मात्रा कम है, क्योंकि जल में और भी पदार्थ घुले हुए हैं। तो जो जल है वो ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा या इंड ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा, अंत्य परासरण के द्वारा सेल के अंदर एंटर होता है, जिससे सेल के आकार में वृद्धि होती है, कुछ इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, आकार बढ़ता है। दिस swollen condition of the cell is known as turgid, and the pressure exerted by the cell contents against the cell wall is called turgor pressure। पानी अवशोषित करने के बाद, जो पानी ऑस्मोसिस से अंदर गया है कोशिका के अंदर, उसके बाद जो सेल की फूली हुई स्थिति है, swollen मानी फूल जाना वाली स्थिति है, वो क्या होती है, टर्जिड कहलाती है या स्फीति कहलाती है। और जो अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं या अंदर का जो पदार्थ है, वो सेल वॉल के ऊपर जो दबाव डालता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्फीति दाब कहलाता है। इट वुड बी मोर इफ मोर वाटर एंटर्स द सेल। टर्गर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता जाता है जितना कि सेल के अंदर जल की मात्रा बढ़ती जाती है। अवशोषित होने पर सेल के अंदर जल की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जो सेल की पूरी तरह से फूली हुई जो स्थिति है वो टर्जिडिटी या स्फीति कहलाती है, और
अंदर से जो पदार्थ सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। आप जानते हैं कि जो प्लांट की सेल है उसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है। इस कोशिका भित्ति या रिजिड या स्ट्रॉन्ग कोशिका भित्ति होने के कारण इसका आकार बिगड़ता नहीं है, चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो जब ये प्रेशर अंदर बढ़ रहा है जल एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उसके बाद भी वो अपने निश्चित आकार में बनी रहती है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण टूट नहीं पाती है। तो इसलिए जो प्रेशर अंदर के सारा पदार्थ, अंदर के ऑर्गेनेलीज या सेल का जो कंटेंट है पूरा, वो फूलने के बाद जो इस भित्ति के ऊपर दबाव डाल रहा है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है, स्फीति दाब कहलाता है। रोल ऑफ टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स। टर्गर प्रेशर के क्या कार्य हैं किसी भी पादप कोशिका के अंदर। इन एब्सेंस ऑफ टर्जिडिटी, सेलुलर ऑर्गेनेलीज within a cell would not be able to maintain the normal rigidity of plant cell. यदि कोशिका के अंदर टर्जिडिटी नहीं होगी, स्फीति नहीं होगी, तो क्या होता है, जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है, कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं वो जो प्लांट की सेल है उसकी रिजिडिटी यानी कि उसकी स्ट्रॉन्गनेस, उसकी आकार को नॉर्मल कंडीशन में रखने में असमर्थ हो रहते हैं। ठीक है, अगर टर्जिडिटी नहीं हो तो जो आप देखते हैं जब आप बॉल में हवा पूरी भरी होती है फुटबॉल में, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो दबती नहीं, दैट इज रिजिडिटी। और बाहर जो लेदर उसके ऊपर चढ़ी हुई है वो उसको फूटने नहीं देती आसानी से। तो इसी ऐसे ही जब हवा निकल जाती है तो वो बॉल टूटती तो नहीं है, मतलब फुटबॉल को आप देखें तो वो लेदर फटता तो नहीं है क्योंकि रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, इसी रोकने के लिए अंदर हवा के प्रेशर को वो बनाया गया है। तो लेकिन रिजिडिटी, उसकी शेप बिगड़ जाएगी, दैट इज कि मेंटेन जो नॉर्मल रिजिडिटी है, जितना उसको सेल को फूले रहना चाहिए वो फुलावट सेल की खत्म हो जाती है। The normal upright position of the shoot of a very young seedling whose cell wall are not yet lignified depends largely upon the turgor pressure developed within the individual cell of shoot. The normal upright position of the shoot of a very young seedling, जो बिल्कुल नया नया बीज अंकुरित हुआ है, उसके जो अपराइट जो तना निकलना शुरू हुआ है पौधे का, वो सीधा कैसे रहता है, क्योंकि शुरू शुरू में सेल्स परमानेंट नहीं हुई हैं, टेम्परेरी हैं, मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में है, तो लिग्निफाइड नहीं है, उनके चारों ओर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है। तो उसको सीधा खड़ा रखने के लिए ये टर्गर प्रेशर ही पूर्णतया प्रभावशाली होता है। Walls are not yet lignified depends largely upon the turgor pressure developed within the individual cell of the shoot. यानी कि जो तने के अंदर या जो हमारा तना बाहर निकल रहा है उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो फुलावट है, उनके अंदर जो स्फीति है, टर्जिडिटी है, वो इसको सीधा खड़े रखने में सहायक होती है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। क्या होता है कि अगर टर्जिडिटी नहीं होगी कोशिकाओं के अंदर तो वो अपने निश्चित आकार को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगी, आकार उनका बदल सकता है, दब सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हम टर्जिडिटी का कहाँ देखते हैं, जो यंग हमारी सीडलिंग या बीज अंकुरित हुआ है, उससे जो नया पौधा निकला है वो सीधा कैसे खड़ा है, क्योंकि तब तक उसकी कोशिकाएं लिग्निफाइड नहीं होती हैं, कोई लिग्निन या कोई भी ऐसा पदार्थ उनकी कोशिका भित्ति पर जमाव नहीं होता जो स्ट्रॉन्ग हो, जो निश्चित आकार को बनाए रखे। तो उस समय जो कोशिका के अंदर पानी है या जो भी सेल सैप है वो पूरी तरह से टर्जिट होने के कारण ये जो टर्जिडिटी है, जो शूट के अंदर कोशिकाएं हैं, वो इसको सीधा खड़ा रखने में सहायक होती है। ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टर्गर मूवमेंट। इसके अलावा जो टर्गर प्रेशर है वो कुछ और प्लांट के जो नॉर्मल मूवमेंट हैं उनमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
जैसे नंबर 1 देखें हम, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग विल्टिंग एंड देयर रिकवरी ऑफ टर्जिडिटी व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अगेन। क्या होता है, हम देखते हैं कि जब पानी की पौधे में कमी हो जाती है, कई बार आप गमले में भी देखें तो पत्तियां जो पौधे की हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं, दैट इज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। और जब हम पानी देते हैं तो कुछ ही समय में दोबारा से लीव्स पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती हैं। तो ये स्थिति किस कारण से होती है कि जो कोशिकाएं हैं वो अपना पानी एब्जॉर्ब करके वापस से टर्जिट हो जाती हैं और फूल जाती हैं, जिससे सेल कुछ जो पत्तियां हैं वापस पुरानी स्थिति में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र जो हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी इसी टर्जिडिटी पर निर्भर करती है। जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं होती हैं, वो जब पूरी तरह से सेल सैप से भरी होती हैं, फूली हुई होती हैं, टर्जिट होती हैं, उस समय उनकी जो अंदर की वॉल है, जो मोटी वॉल होती है, आपने गार्ड सेल का पढ़ा हुआ है कि अंदर मोटी भित्ति है और नीचे पतली भित्ति है बाहर की तरफ। तो अंदर की मोटी भित्ति बाहर की तरफ खिंच जाती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जब पानी उनसे निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। फ्लैसिड स्थिति आ जाती है जो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही हम देखें कुछ लीव्स की फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स लिखा है। प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड लीफ में देखें तो छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं, वो शुरुआत में बंद होती हैं, जैसे जैसे उनमें पानी भरता है, टर्जिडिटी बढ़ती है, तो वो वापस से खुल के स्ट्रेट हो जाती हैं। ऐसे ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स है। आपने बहुत से फ्लावर्स देखे होंगे जो ज़्यादा धूप में आने पर बंद हो जाते हैं, उनकी सेल्स, इनकी भी टर्जिडिटी के कारण ही कोशिकाओं की फ्लावर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। इसके अलावा टच रेस्पॉन्स इन टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा पुडिका। आपने छुई का पौधा देखा है, उस छुई के पौधे को जब हम टच करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जो वाटर है वो सेल से बाहर आ जाता है, तो वो पिचट जाती हैं, जिसके कारण कोशिका पत्तियां बंद होने लगती हैं और कुछ समय बाद वापस से पानी एब्जॉर्ब करके सेल फूल जाती हैं और पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती हैं। तो ये कुछ टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी और उस टर्गर प्रेशर के रूल के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल प्रेशर और उसका इनसे रिलेशन क्या है आपस में वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।